एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मैं आपके पास सामने जो है आपके ही सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप जो है अपनी इम्प्लांटेशन में जो है आईवीएफ प्रेगनेंसी को 70 to 80% जो है सफलता कैसे उसमें पा सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो मेरे वीडियोस हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं, अगर आपको जो है उसमें कुछ भी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जो फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो अभी जो है मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी सबसे पहले कि बहुत बार जो है मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो है अपनी केयर हमें आईवीएफ प्रेगनेंसी के बाद जो है किस तरह से करनी चाहिए। वैसे तो मैं बहुत सी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में फ़र्स्ट 3 मंथ जो है आपको किस तरह से अपनी केयर करनी है। फ़र्स्ट 3 मंथ में आपको जो है अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी जो होती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। बहुत से डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि ये जो है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले डिफरेंस इसमें ये है मेडिसिन का, क्योंकि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें हमें सिर्फ नॉर्मली जो है कैल्शियम और आयरन की टैबलेट दी जाती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो छोटी मोटी जो है मेडिसिन उसमें चेंज हो जाती है। लेकिन आईवीएफ प्रेगनेंसी जो है दूसरी प्रेगनेंसी से बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं। बहुत सी ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं, मेडिसिन लाइक जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सबसे ज़्यादा जो है इसमें हार्मोन्स के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंजेक्शंस हैं। और ये इंजेक्शंस जो हैं वो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, जो हमारी प्रेगनेंसी को इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं और इम्प्लांटेशन के बाद वो हमारी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये मेडिसिन्स जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो अपने आप कंसीव हो जाती है उसके अंदर तो ये है ही नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन्स दी नहीं जाती। तो सबसे पहले जो है केयर करने के लिए अगर आपके पास है तो आपको फ़र्स्ट 2-3 मंथ जो है इंजेक्शंस जो है आपने प्रॉपरली लगवाने हैं, अपनी मेडिसिन प्रॉपरली लेनी है। जैसे कि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हुई कि मुझे 6 मंथ के बाद तक भी इंजेक्शन और मेडिसिन्स जो हैं वो कंटिन्यू करनी पड़ी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इसमें और मेरे पास और भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में जो है हमें क्या क्या खाना चाहिए। भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। हमें प्रोटीन ज़्यादा लेना है और हमें पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। हमें ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें कि फ़ास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है, क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन से बचना है। और जैसे होटल वगैरह का खाना है तो उसमें इन्फेक्शन हमें होने की जैसे सॉरी जैसे पेट में इन्फेक्शन वगैरह का होने की डर रहता है। तो उससे बचने के लिए हमें बाहर का खाना, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, घर पे बनी हुई चीज़ें ही खानी है। हमें बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेड रेस्ट प्रॉपरली जो है हमें बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं करना है कि हम बिल्कुल ही बेड पर लेटे रहें। हमें अपने नॉर्मली वर्क करते रहना है। हैवी वर्क नहीं करना है, लेकिन अपने नॉर्मली वर्क जो है हमें करते रहना है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये आईवीएफ प्रेगनेंसी का जो है, और स्ट्रेस लेवल अपना मैनेज करके चलना है। तो ये सारी चीज़ों का फ़र्स्ट 3 मंथ में आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो है प्रेगनेंसी आगे भी ठीक रहेगी। उसके बाद जो है आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में मेडिसिन और इंजेक्शंस का कितना खर्चा आ जाता है। देखिए अप्रॉक्सीमेटली इसका 1 लाख तक का जो है खर्चा आ जाता है। मेडिसिन और इंजेक्शंस का जो है 1 लाख से अबव भी चला जाता है, लेकिन 1 लाख से कम इसका खर्चा नहीं है, क्योंकि इंजेक्शंस जो है प्रोजेस्टेरोन के वो काफ़ी महंगे इंजेक्शंस हैं। उसके अलावा जो जेली है, डेफेस्टोन है, काफ़ी ऐसी मेडिसिन हैं जो इसमें सपोर्टिव दी जाती हैं। वो महंगी मेडिसिन हैं और वो लेना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी आप ये सोच कर उसे मत छोड़ना कि महंगी है, क्योंकि अगर महंगी है तो देखो आईवीएफ करवाने वाला हर एक पर्सन जो है वो पहले से ही अपना प्रिपेयर रहे कि हमें इतना जो है खर्चा इसमें हो सकता है, इतनी मेडिसिन इसमें यूज़ हो सकती है। जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा भी इसमें मेडिसिन इसमें इंक्लूड हो सकती है। तो इसमें जो है 1 लाख से अबव ही इसका दवाइयों का, मेडिसिन का खर्चा आता है। उसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है कि हमें जो है ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, ब्लास्टोसिस्ट और फ्रीजिंग क्या क्या है, फ्रीजिंग एग्स क्या होते हैं, फ्रीजिंग एम्ब्रियोज क्या हैं, आपने फ्रीजिंग का करवाया या ब्लास्टोसिस्ट करवाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। ब्लास्टोसिस्ट जब हमारे एम्ब्रियोस जो है वो बना लेते हैं, जब हमारा एग पिकअप हो जाता है, उसके बाद जो है उसको उसके एम्ब्रियोस तैयार किए जाते हैं। जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो लैब के अंदर एम्ब्रियो तैयार करते हैं। तो ये जो एम्ब्रियोज हैं, ये जो 5 डेज़ के एम्ब्रियोज होते हैं उनको जो है, जो 5 डेज़ तक वो ग्रो करते हैं, उनको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। उसके अलावा जो एम्ब्रियोज होते हैं वो 3 डेज़ तक ही ग्रो होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने एम्ब्रियोज जो हैं वो ब्लास्टोसिस्ट बने हैं और कितने एम्ब्रियोज जो हैं वो 3 डेज़ के बने हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो उसमें इम्प्लांटेशन के जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इम्प्लांटेशन में है वो हेल्प करता है। इम्प्लांटेशन में वो उसकी ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा एम्ब्रियोज के ग्रेड पर भी डिपेंड करता है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो 5 डेज़ का होता है, उसको 5 डे। और ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं, जैसे अगर आपके 10 एम्ब्रियोज बने हैं तो उसमें से नॉर्मली जो है 3 या 4 एम्ब्रियोज ही जो है वो ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। जैसे कि मेरे जो थे 3 एम्ब्रियोज जो है वो ब्लास्टोसिस्ट पर हुए थे, 8 टोटल थे, जिसमें से 5 जो है वो 3 डेज़ के थे। तो हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन्होंने 2 एम्ब्रियोज जो हैं वो ब्लास्टोसिस्ट के थे, जो कि A++ ग्रेड के थे। तो इसमें ग्रेड होना, अच्छा ग्रेड होना एम्ब्रियोज का और ब्लास्टोसिस्ट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी का जो है चांस जो उसके 70 to 80% चाहते हैं, नॉर्मली जो होता है 50% होता है, 70 to 80% चाहते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो है A+, वैसे तो 3 डेज़ के जो एम्ब्रियोज होते हैं वो भी जो है ग्रो कर जाते हैं, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि वो कम एम्ब्रियो, जैसे 1 या 2 एम्ब्रियो ही इम्प्लांट करवाते हैं, अंदर जो है वो थ्रो करते हैं। उसके अलावा जो है अगर 3 डेज़ के होते हैं वो 3 या 4 एम्ब्रियोज ही वो अंदर जो है थ्रो करते हैं, क्योंकि जो 3 डेज़ के होते हैं उनके इम्प्लांटेशन के चांसेस ब्लास्टोसिस्ट के कंपेयर में 10 to 20% जो होता है वो कम होता है। उसके 50 है तो ब्लास्टोसिस्ट के 70 to 80% तक पहुँच जाते हैं। तो अपने डॉक्टर से आप कंफर्म कीजिए कि आपके ब्लास्टोसिस्ट कितने हैं, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट थी वो प्रॉपरली रिपोर्ट देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आपके ब्लास्टोसिस्ट कितने हैं, आपके 3 डेज़ वाले कितने एम्ब्रियो हैं और कितने आपके ब्लास्टोसिस्ट जो है अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं, और उसके अलावा उनका ग्रेड क्या है। तो ये अपने डॉक्टर से आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो होता है ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ाता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लास्टोसिस्ट में अगर आपको जो है, हाँ आपको, और उसके अलावा जो है फ्रीजिंग क्या होती है। फ्रीजिंग क्या होता है कि जैसे जिस मंथ में आपका जो है एम्ब्रियो तैयार हुए हैं, जिस मंथ में, अगर वो उसी मंथ में फ्रेश, क्योंकि वो फ्रेश एम्ब्रियो हैं, अभी तैयार हुए हैं, तो वो फ्रेश एम्ब्रियो भी आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फ्रीजिंग क्या होता है कि उसे 1 मंथ के लिए उन्होंने फ्रीज़ कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र किया, यानी कि 1 मंथ वो रुक गए। तो वो हमारा डिपेंड करता है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, हमारी कंडीशन क्या है। कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, अगर वो सभी नॉर्मल आ रहे हैं, कुछ कोरोना वगैरह भी जैसे टेस्ट आजकल चलता है, तो अगर वो कोरोना वगैरह के टेस्ट सभी ये सब जो नॉर्मल आ जाते हैं, तो फिर आपका वो जो है डॉक्टर पे डिपेंड करता है, वो फ्रेश भी कर सकता है और वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग वाला भी कर सकता है। और फ्रीजिंग और फ्रेश में कोई डिफरेंस नहीं होता। बहुत से डॉक्टर जो है, अगर वीडियोस ऐसी है भी तो मैं आपको ये बोलूँगी कि फ्रीजिंग और फ्रेश में कोई डिफरेंस नहीं होता। मेरे को जो है उन्होंने फ्रीजिंग का ही जो है ट्रांसफ़र किया है। फ्रीजिंग से चांसेस जो है बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ब्लास्टोसिस्ट और 3 डेज़ और 5 डेज़ वाले जो एम्ब्रियोज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ब्लास्टोसिस्ट 70 to 80% हमारी प्रेगनेंसी को इंक्रीज़ कर सकता है, और जो है 3 डेज़ वाला जो है वो 50%। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्रीजिंग और फ्रेश में कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रीजिंग वाले में जो है सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि फ्रीजिंग में वो 1 महीना उसे फ्रीज़ कर देते हैं, और हर एक हॉस्पिटल में जो है जितने भी एम्ब्रियो, जैसे हमारे अगर 2 ही उन्होंने थ्रो किए हैं या 3 थ्रो किए हैं, बाकी जो एम्ब्रियोज होते हैं वो फ्रीज़ कर लेते हैं, उसके चार्जेस अलग से लिए जाते हैं 6 मंथ के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे चार्जेस जो थे वो 25,000 थे,
ठीक है। तो उसको 6 मंथ के लिए वो फ्रीज़ कर देते हैं। वो फ्रीज़ इसलिए किए जाते हैं, अगर मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको कंसीव नहीं होता है तो सेकंड अटैम्प्ट के लिए या थर्ड अटैम्प्ट के लिए उसे वो फ्रीज़ कर लेते हैं, ताकि आप बाद में भी उसे यूज़ कर सकें। अगर मान लीजिए 6 मंथ के लिए आपने फ्रीज़ करवा दिए हैं, तो फिर आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंसीव हो गया है तो वो जो है आगे वो 6 मंथ तक रखेंगे, उसके बाद हमें उसे फ्रीज़ करवाने की कोई नीड नहीं है। हमने उसे 6 मंथ के बाद उसे फ्रीज़ नहीं करवाया। और ये तो हमने डॉक्टर से नहीं पूछा कि वो उसके बाद उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने पास रखते हैं, ये हमने उनसे कंफर्म नहीं किया और ना ही हमें इसकी कोई नीड लगी। लेकिन हाँ ये है कि हमने 6 मंथ के लिए ज़रूर फ्रीज़ करवाए थे, जिसके चार्जेस अलग से होते हैं। और अलग अगर सेकंड अटैम्प्ट में हमें जाना होता है तो उसके चार्जेस भी अलग से होते हैं। हमारे एम्ब्रियोज पहले से फ्रीज़ होते हैं, हमारा वो सारा प्रोसीजर जो होता है एग पिकअप का, एम्ब्रियोज बनाने का, इंजेक्शंस का, ये सारा जो है हमारा प्रोसीजर जो है उसमें बच जाता है। हमें ये वो दोबारा से इंजेक्शन, दवाइयाँ और ये सब से नहीं निकलना पड़ता। सिर्फ हमारे एम्ब्रियोज तैयार होते हैं, हमें कुछ चार्जेस देने होते हैं और वो एम्ब्रियोज फिर से जब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर और हमारा माइंड, हम फिज़िकली मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो वो फिर से हमें वो जो है अंदर थ्रो कर देते हैं। और सेकंड अटैम्प्ट में हमारा पहले से 5% चांसेस या 10% चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। और यही क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 70 to 80% अगर आप अपने चांसेस चाहते हैं बढ़ाने के प्रेगनेंसी के अंदर, तो आप जो है जितने हो सके ब्लास्टोसिस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में कोशिश कीजिए कि ब्लास्टोसिस्ट ही वो हों और उनके ग्रेड पे ध्यान रखिए। और अपनी प्रेगनेंसी को जो है जितना आप इस पर ध्यान देंगे, ग्रेड कितना है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, लैब कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, डॉक्टर कौन है, हॉस्पिटल कैसा है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना जो है ग्रेड अच्छा चाहते हैं, अपना प्रेगनेंसी आप इंक्रीज़, आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू अच्छे से करवाना चाहते हैं, तो ये सब जो है ज़रूरी है। आप इन बातों पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो आपका पूरा हक, पूरा राइट बनता है कि आप हर एक क्वेश्चन डॉक्टर से करें और इन चीज़ों का ध्यान रखना। और डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन बता रहा है तो वो आपको डॉक्टर से पूछे बिना नहीं छोड़नी है। कोई भी मेडिसिन अगर आपको कॉस्टली लग रही है तो आप पहले से देखो, इसके लिए IVF के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में इस बारे में नहीं आपने सोचना है कि कॉस्टली है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ या इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ऐसा करोगे तो आपको अंदर जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सभी हमारे बच्चे के लिए ध्यान देने के लिए है, सपोर्टिव मेडिसिन है जो अंदर इम्प्लांटेशन में और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। फर्स्ट 3 मंथ तो हमें बिल्कुल IVF जहाँ से हम करवाते हैं उनकी केयर में रहना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है मेरा यही था। और कुछ अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अलग से आपके लिए, अगर मुझे लगेगा तो मैं अलग से आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। आपके क्वेश्चंस को अलग से एक्सप्लेनेशन देने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरे कमेंट्स में जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे अलग से मेल ID पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।